नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको भूमि उपयोग की अवधारणा के भाग द्वितीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने भूमि उपयोग की अवधारणा के भाग प्रथम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ भाग द्वितीय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ आज हम अध्ययन करेंगे भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले तथ्य कौन कौन से हैं। तो भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख तथ्य हैं। तो दो जो तथ्य हैं वो भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं, जिसमें नंबर 1 है भौतिक तथ्य और नंबर 2 है मानवीय तथ्य। तो दोनों जो तथ्य हैं, भौतिक तथ्य और मानवीय तथ्य, भूमि उपयोग को मिलकर के प्रभावित करते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं भूमि उपयोग में परिवर्तन के बारे में। भूमि वर्गीकरण मुख्यतया स्थलाकृति, मिट्टियां तथा वर्षा के आधार पर किया जाता है। जो भूमि का वर्गीकरण किया जाता है या तो मुख्य रूप से स्थलाकृति या मिट्टी या वर्षा, किसी एक के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। मानवीय आवश्यकताओं के अनुसार भूमि का विभिन्न रूप से उपयोग किया जाता है। तो मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार भूमि का उपयोग करता है। कुछ मनुष्य भूमि को कृषि के काम में लेते हैं, कुछ चारागाह के रूप में, कुछ जंगल के रूप में और कुछ औद्योगिक कार्य के रूप में या कुछ रिहायशी क्षेत्र के रूप में भी भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि का उपयोग गांव या शहर में निवास, मकान, उद्योग, सड़कें, यातायात, सुरक्षा, मनोरंजन आदि के रूप में किया जाता है। तो भूमि का जो उपयोग है विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि उसमें निवास स्थान अपना बना सकते हैं, उद्योग धंधे लगा सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, मनोरंजन के रूप में भी उसका काम में ले सकते हैं। तो जो भूमि का उपयोग है वो विभिन्न रूप से मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार समय के अकॉर्डिंग चेंज करता आया है और आगे भी इसमें लगातार परिवर्तन होता रहेगा। इस प्रकार भूमि के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण आसान हो जाता है, लेकिन कृषि भूमि का वर्गीकरण इतना आसान नहीं होता है। तो भूमि को किस काम में ले रहे हैं हम, उसके आधार पर या किस उपयोग में हम ले रहे हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन कृषि भूमि का जो वर्गीकरण है वो इतना आसान कार्य नहीं है। भूमि के उपयोग के साथ साथ विभिन्न परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं और इन परिवर्तनों को समझना जरूरी है। तो भूमि के उपयोग में जो परिवर्तन है वो प्रत्येक काल में, प्रत्येक देश में विभिन्न पाया जाता है और समय के साथ में वो लगातार परिवर्तित होता रहता है और इन परिवर्तनों को समझना बहुत ही जरूरी है। इस परिवर्तन के कुछ कारण भी हो सकते हैं। तो परिवर्तन के दो प्रमुख कारण हैं, जिसमें नंबर 1 है प्राकृतिक या भौतिक कारक और नंबर 2 है सामाजिक व्यवस्थाएं एवं संस्थाएं। तो जो जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के पीछे दो कारण हैं, प्राकृतिक या भौतिक कारण हो सकते हैं या सामाजिक व्यवस्थाएं या संस्थाएं उस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राकृतिक या भौतिक कारक। भौतिक कारण भी दो तरह से भूमि को प्रभावित कर परिवर्तित करते हैं, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो जो भौतिक कारक है उनमें भी लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वो भी भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। जैसे कि भूमि की बनावट भूमि उपयोग को प्रभावित करेगी, जलवायु प्रभावित करेगी। अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक व्यवस्थाएं व संस्थाओं के बारे में। तो विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन होने से भूमि उपयोग में परिवर्तन आ जाता है। तो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी यदि परिवर्तित होती है तो भी भूमि उपयोग में परिवर्तन आ जाता है। उसके कारण है आर्थिक परिवर्तन, संस्थागत परिवर्तन। अब हम बात कर रहे हैं आर्थिक परिवर्तन के बारे में कि आर्थिक परिवर्तन जो है वो भूमि उपयोग को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो यह विभिन्न रूप से आते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कारण प्रभावी हो सकते हैं। तो
जो आर्थिक परिवर्तन है वो विभिन्न कारणों से आ सकते हैं और उसके अंतर्गत बहुत से कारण जो है वो प्रभावी हो सकते हैं, जैसे जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। नंबर 2, खान पान में परिवर्तन। नंबर 3, नवीन कृषि साधनों की मांग में परिवर्तन। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन हो रहे हैं वो सारे आर्थिक परिवर्तन को दिखला रहे हैं। नंबर 4 है वैज्ञानिक व तकनीकी परिवर्तन। नंबर 5 है भूमि अवमूल्यन और नंबर 6 है साधनों में अधिक लाभ। तो इस तरह से ये जो लगातार परिवर्तन हम देखते आ रहे हैं, जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, खान पान में परिवर्तन हुआ, नवीन कृषि साधनों की मांग में परिवर्तन हुआ, या टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ, या भूमि अवमूल्यन हुआ, या साधनों में से अधिक लाभ हुआ, ये सारे परिवर्तन जो हैं आर्थिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं संस्थागत परिवर्तन के बारे में। तो संस्थागत परिवर्तन में हम अध्ययन करेंगे भूमि काश्तकारी का, भूमि स्वामित्व, जोत का आकार या जोत का क्षेत्र कैसा है, मानवीय दक्षता में अंतर, मानवीय सांस्कृतिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक उद्देश्यों में परिवर्तन। तो ये जितने भी परिवर्तन हमने इस स्लाइड पे देखे हैं कि भूमि काश्तकारी, भूमि स्वामित्व, जोत क्षेत्र, मानवीय दक्षता में अंतर, या मानवीय सांस्कृतिक परिवर्तन, या राजनीतिक परिवर्तन, या सामाजिक उद्देश्य में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो सारे परिवर्तन जो है संस्थागत परिवर्तन के अंतर्गत शामिल है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं भूमि का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड के बारे में। भूमि का वर्गीकरण से हमारा तात्पर्य उस भूमि के भाग या टुकड़े से है जो विभिन्न प्रयोजन के लिए काम में लिया जाता है। तो ऐसा टुकड़ा भूमि का या ऐसी भूमि जिसको हम अपने उपयोग के लिए विभिन्न उद्देश्य के हिसाब से हम उसको काम में लेते हैं। भूमि की विशेषता, गुण दोष के आधार पर भूमि के उपयोग विभिन्न रूप से किए जाते हैं। इस प्रकार भूमि को विभिन्न श्रेणियों तथा स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है जिसके कई आधार हो सकते हैं, जैसे भौतिक या प्राकृतिक या सामाजिक व्यवस्थाएं। तो ये जो इस तरह के आधार हैं वो उस आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया जा सकता है कि भूमि का प्रयोग जो है वो हम किस रूप में ले रहे हैं। भूम्याकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी, यानी टोपोग्राफी के आधार पर हम यहाँ वर्गीकरण देख रहे हैं। इसके अंतर्गत भूमि के निम्नलिखित विभाजन किए जा सकते हैं: पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी और मैदानी। तो जो भूमि का आकार है या टोपोग्राफी है, उस टोपोग्राफी के आधार पर यदि भूमि का विभाजन किया जाता है तो हम उसे पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी या मैदानी में विभाजित कर सकते हैं। या तो उस क्षेत्र में पर्वत होगा, या पहाड़ी होगी, या पठार होगा, या मैदानी भाग होगा। दूसरा वर्गीकरण हम देख रहे हैं भौतिक आधार पर वर्गीकरण, जिसमें भूमि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे भूम्याकार या टोपोग्राफी के आधार पर, मिट्टियां या सॉइल्स, नंबर 3 वर्षा या रेनफॉल, नंबर 4 जलवायु, नंबर 5 प्राकृतिक प्रदेश। इस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं मिट्टियों के आधार पर वर्गीकरण जो है वो भूमि का किस तरह से किया जा सकता है। इसमें है भूमि का वर्गीकरण भी मिट्टियों के वर्गीकरण के अनुरूप ही किया जा सकता है, जैसे कछारी मिट्टी, काली मिट्टी प्रदेश, ईंट सदृश्य मिट्टी प्रदेश या जिसको हम कहते हैं लेटेराइट सोइल। नंबर 4 है लाल मिट्टी प्रदेश या रेड सोइल। नंबर 5 है अन्य मिट्टी वाले क्षेत्र जैसे मरुस्थलीय, दलदली, पहाड़ी। तो ये जो वर्गीकरण बताया गया है वो मिट्टी के आधार पर ही बताया गया है। मिट्टियों की उर्वरता के आधार पर सामान्यतया भूमि वर्गीकरण अधिक स्पष्ट देखा जा सकता है। इससे भी भूमि जैसे कि हाईली फर्टाइल या अधिक उपजाऊ, माध्यमिक उपजाऊ, मीडियम फर्टाइल या निम्न उपजाऊ, लो फर्टाइल जो हो सकती है, तो ये उर्वरता के आधार पर वर्गीकरण है। और पहला वर्गीकरण जो हम देख रहे हैं वो मिट्टियों के आधार पर कि उस क्षेत्र में मिट्टी किस तरह की पाई जाती है, और दूसरा वर्गीकरण है उसकी फर्टिलिटी कैसी है या उर्वरता उसकी किस प्रकार की है। अब हम बात कर रहे हैं वर्षा के आधार पर वर्गीकरण। वर्षा की मात्रा के आधार पर विभिन्न प्रकार की पेटियां अंकित की गई है
और भारत में इन पेटियों के आधार पर भी भूमि का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं वर्षा के आधार पर भारत में जो भूमि का वर्गीकरण किया गया है वो किस तरह से किया गया है। नंबर 1 है नीली पेटी या ब्लू बेल्ट, नंबर 2 है गहरी नीली पेटी या डार्क एंड ब्लू बेल्ट, नंबर 3 है हल्की हरी पेटी या लाइट ग्रीन बेल्ट, नंबर 4 है भूरी पेटी या ब्राउन बेल्ट, और नंबर 5 है पीली पेटी या येलो बेल्ट। तो वर्षा के आधार पर ये 5 प्रकार से पेटियों को विभाजित किया गया है, जो कि हम आगे अध्ययन करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं ब्लू पेटी या नीली पेटी या ब्लू बेल्ट के बारे में। इस पेटी में वार्षिक वर्षा लगभग 190 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्षा का जो मात्रा है वो काफी अच्छी है। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा नियमित रूप से होती है, यानी लगातार रूप से उस क्षेत्र में वर्षा होती है। तो वर्षा अधिक होगी तो उस क्षेत्र में क्या होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वृक्ष वहां पर मिलते हैं, और उसमें जो वृक्ष मिलेंगे उसमें जूट, नारियल, चाय, रबड़, ये महत्वपूर्ण फसलें पाई जाती हैं नीली पेटी में, और यहाँ पर जो वर्षा का प्रतिशत है वो काफी अच्छा रहता है। दूसरी प्रकार की पेटी है गहरी नीली पेटी। इस पेटी में वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर से 190 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा नियमित व निर्भर रखने वाली होती है, और यह पेटी की तुलना में, मतलब जो ब्लू बेल्ट होती है उसकी तुलना में छोटी होती है, और जिसमें करीब 60 से 70 दिन वर्षा वाले होते हैं। तो गहरी नीली पेटी जो होती है उसमें नीली पेटी के कंपैरिजन में वर्षा कम होती है, और वर्षा के दिनों की जो संख्या होती है वो भी कम होती है। और इस गहरी नीली पेटी के क्षेत्र में सदाबहार वन और पतझड़ वन पाए जाते हैं, और प्रमुख रूप से जो यहाँ पर फसलें पाई जाती है वो गन्ना, चावल इत्यादि पाई जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी पेटी हल्की हरी पेटी के बारे में। ऐसी पेटी में 75 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और वर्षा जो होती है मानसून काल में अधिक होती है। तो यहाँ वर्षा जो होती है मानसून काल में अधिक होती है, अन्य दिनों में वर्षा यहाँ पर नहीं होती है, और वर्षा जो होती है 75 से 125 सेंटीमीटर तक होती है। और इस पेटी में 40 से 60 दिन वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर पतझड़ और मिश्रित आर्द्र या मिश्रित शुष्क वनस्पति पाई जाती है, तथा जो खाद्यान्न फसलें हैं उसमें मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि फसलें होती हैं, और अधिकतम जो फसलें उत्पन्न की जाती है वो सिंचाई के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट पेटी है भूरी पेटी या ब्राउन बेल्ट। इस पेटी में 40 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इसकी प्रमुख विशेषता है वर्षा ऋतु का छोटा होना। ये जो ब्राउन बेल्ट है इसमें वर्षा की मात्रा जो होती है 40 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ जो वर्षा ऋतु होती है वो भी छोटी होती है, जहां पर वर्षा के दिन 25 से 45 तक होते हैं, और वर्षा जो होती है अनियमित और अनिश्चित होती है, यानी वर्षा का जो टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता है। और ऐसे क्षेत्रों में मरुस्थलीय वनस्पति या कांटेदार वन या शुष्क वनस्पति होती है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न फसलें होती है, और सिंचाई की इनको आवश्यकता होती है। तो ये विशेषता पाई जाती है भूरी पेटी की। लास्ट पेटी है पीली पेटी। इस प्रकार के क्षेत्र वे हैं जहां पर 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ऐसे क्षेत्रों में प्राय वर्षा अनिश्चित और बहुत ही कम होती है, यानी ये जो पीली पेटी होती है उसमें 40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और वर्षा जो होती है वो अनिश्चित या कम होती है। और जहां मुश्किल से वर्ष में 20 दिन वर्षा के होते हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 20 दिन ही वर्षा होती है, और जो वर्षा होती है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। और ऐसे क्षेत्रों में प्राय मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, और यहाँ जो फसलें पाई जाती है उसमें गेहूं, ज्वार, मक्का, तिलहन आदि वो भी सिंचाई के आधार पर पैदा किए जाते हैं। तो ये विशेषता है अपनी पीली पेटी या येलो बेल्ट की।
अब हम बात कर रहे हैं वर्षा के आधार पर भारत में जो वर्गीकरण पाया जाता है भूमि का, वो किस तरह से है। सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। नंबर 2 है अधिक वर्षा के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तीसरे हैं मध्यम वर्षा के क्षेत्र जहां 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और नंबर 4 है कम वर्षा के क्षेत्र जहां 5 सेंटीमीटर से 34 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। अब बात कर रहे हैं जलवायु प्रदेशों के आधार पर वर्गीकरण। तो जलवायु के आधार पर स्टैम्प, कैंड्रू, थॉर्नवेट आदि ने भूमि का वर्गीकरण दिया है। और भारत में जो यह वर्गीकरण है वो निम्नलिखित रूप से मिलता है, जिसमें अधिकतम 250 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा वाले क्षेत्र, अधिकतम वर्षा 150 सेंटीमीटर से 245 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र जहां आर्द्रता का जो प्रतिशत रहता है वो 60 से 80% रहता है। तीसरा है अधिकतम वर्षा वाले महीने हैं नवंबर और दिसंबर, और अधिकतम वर्षा अक्टूबर में 3 माह शुष्क। तो इस तरह से ये जलवायु प्रदेशों के आधार पर वर्गीकरण है। नेक्स्ट है अक्टूबर में अधिक वर्षा 250 सेंटीमीटर व 7 माह शुष्क। उसके बाद में नंबर 6 है जनवरी का औसत तापमान 65 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट और साधारण वर्षा जो होती है वो 120 सेंटीमीटर। उसके पश्चात साधारण वर्षा 120 सेंटीमीटर, प्रारंभिक गर्मी गर्म दिन और जनवरी का औसत तापमान 55 से 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर है शुष्क प्रदेश, वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट है शीत व ग्रीष्मकाल में वर्षा, जनवरी का औसत तापक्रम 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम और वर्षा 150 सेंटीमीटर से 320 सेंटीमीटर, वो भी पर्वतीय। तो इस तरह का वर्गीकरण ये दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रीजन्स। यह प्रदेश जलवायु, वर्षा, मिट्टियां, भूम्याकार आदि में एकरूपता वाले तथ्यों के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। जैसे भारत को निम्नलिखित प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, जिसमें नंबर 1 है हिमालय प्रदेश, नंबर 2 है उत्तरी भारत का मैदान, नंबर 3 है प्रायद्वीपीय पठारी भाग और नंबर 4 है पश्चिमी घाट। तो इस तरह से ये भारत के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश बतलाए गए हैं। और नंबर 5 है पूर्वी घाट। तो इस तरह से ये 5 प्रदेशों में प्रमुख रूप से भारत को प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर विभाजित किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं कृषि भूमि के उपयोग के वर्गीकरण के बारे में। 1949 में स्थापित TCAS निश्चित आधारों पर सर्वमान्य वर्गीकरण दिए हैं जो विश्वसनीय एवं अध्ययन के महत्वपूर्ण आधार कहे जा सकते हैं। ये जो वर्गीकरण है वो अध्ययन के महत्वपूर्ण आधार कहे जा सकते हैं, जो कि निम्न प्रकार से है। समस्त प्रकार के वन क्षेत्र, नंबर 2 है कृषि अयोग्य भूमि। इस भूमि में हम कई प्रकार की भूमि शामिल कर सकते हैं, जैसे कि भूमि जो कृषि के अतिरिक्त काम में लाई जाती है, यानी कृषि के अलावा भूमि का जो उपयोग हुआ है, जैसे कि लोगों के रहने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, रेल बनाने के लिए, तालाब और नहरें इत्यादि बनाने के लिए जो भूमि काम में ली जाती है वो भी कृषि के काम में नहीं आ सकती। नंबर 2 है ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि और नंबर 3 है वह भूमि जो पूर्णतया पहाड़ी, चट्टानी, पठारी और मरुस्थल के रूप में है। तो इस तरह की जो भूमियां होती है वो सारी भूमियां कृषि अयोग्य भूमि होती है। नेक्स्ट है पड़त भूमि के अतिरिक्त जोत रहित भूमि। इसमें शामिल है स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, नंबर 2 वृक्षों के झुंड तथा बाग और नंबर 3 है कृषि योग्य भूमि। फिर अब पड़त भूमि में है नंबर 1 चालू पड़त और नंबर 2 है अन्य पड़त। तीसरी प्रकार की है वास्तविक बोया हुआ क्षेत्र और नंबर 4 है समस्त बोया हुआ क्षेत्र। इसमें दोहरी जोत भूमि भी
शामिल है। नेक्स्ट है दुपज क्षेत्र, जिनको कि 2 बार बोया जाता है, तो इस प्रकार के क्षेत्र इसमें शामिल है। यहां हम बात कर रहे हैं भूमि क्षय क्षमता वर्गीकरण, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के बारे में। भूमि उपयोग के सीमा निर्धारण में भूमि क्षय क्षमता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो भूमि उपयोग में है, लैंड कैपेबिलिटी का जो योगदान होता है वो बहुत ही अधिक होता है। भूमि क्षमता का अभिप्राय भूमि की उत्पादन क्षमता जो किसी इकाई क्षेत्र में होती है से है, यानी किसी इकाई में या प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन की क्षमता होती है उसी से मतलब होता है भूमि क्षमता है वो उस क्षेत्र की। दूसरे अर्थों में भूमि उत्पादन से मिलने वाला वह शुद्ध लाभ होता है जो लागत के प्रति माना जाता है। तो ऐसा शुद्ध लाभ जो हमें भूमि उत्पादन से मिलता है, अतः वही भूमि अधिक अच्छी मानी जाती है जो इस आधार पर अधिकतम लाभ देती है, अर्थात उस भूमि की क्षमता अधिक होती है। तो ऐसी भूमि जिससे जो उत्पादन होता है या प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो अधिक होता है, वही भूमि अच्छी भूमि मानी जाती है। भूमि की यह क्षय क्षमता वैसे अनेक तथ्यों पर निर्भर करती है, जैसे सिंचाई, भूमि की अंतर्जात विशेषता, उर्वरकों का उपयोग, नई प्रौद्योगिकी एवं तकनीक इत्यादि। तो ये जो लैंड कैपेबिलिटी है वो बहुत से कारकों पर प्रभावित करती है, जैसे कि सिंचाई, भूमि की खुद की अंतर्जात विशेषता, उर्वरकों का उपयोग उस क्षेत्र में कितना किया गया है और कौन सी नई टेक्नोलॉजी का उसमें उपयोग किया गया है, उसी के आधार पर जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है उसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। अब हम बात कर रहे हैं भूमि क्षय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, जिसमें मृदा या मिट्टियों की अंतर्निहित विशेषता, जो मृदा होती है या मिट्टियां जो होती है उसकी जो विशेषताएं होती है, जैसे पारगम्यता, बनावट और निर्माण प्रक्रिया या निर्माण क्रिया, वो उसको अधिक प्रभावित करती है। यदि मृदा अच्छी है तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो होगा अधिक होगा और लैंड कैपेबिलिटी जो होगी वो अधिक होगी। स्थलीय विशेषताएं जैसे ढाल, आर्द्रता एवं अपर्दन क्रिया, जलमग्नता या प्लावन, ये भी जो होती है इसको प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। नंबर 3 है जलवायु कारक, जैसे शुष्कता, आर्द्रता, नमी इत्यादि, ये भी प्रभावित करते हैं। अन्य कारक हैं जैसे सिंचाई, उर्वरक, मिट्टियों का रखरखाव। तो भूमि क्षय क्षमता के आधार पर सर्वप्रथम डडले स्टाम्प ने 1931 से 1940 में ब्रिटेन में भूमि उपयोग वर्गीकरण का प्रयास करके कुछ नक्शे तैयार किए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि भूमि क्षय क्षमता के आधार पर जो वर्गीकरण है उसके जो नक्शे हैं वो किसने सबसे पहले तैयार किए, तो वो डडले स्टैम्प के द्वारा तैयार किए गए हैं। 1931 से 1940 में ब्रिटेन में भूमि उपयोग वर्गीकरण का उन्होंने प्रयास करके मैप्स बनाए थे। इन्होंने यह वर्गीकरण में 3 प्रमुख व 10 गौण वर्गों में इनको विभाजित किया गया है, जिसमें है वर्ग प्रथम श्रेणी की भूमि में जो शामिल किया गया उसमें है सघन कृषि उपयोग भूमि, इसको वर्ग प्रथम श्रेणी की भूमि में शामिल किया गया है। इसमें यह दोमट गहरी कृषि युक्त मिट्टी के साथ पर्याप्त पानी मात्रा के साथ में होती है। दूसरी है अच्छी तथा सामान्य भूमि, यह कम गहरी पर पर्याप्त उपजाऊ होती है। तीसरी है श्रेष्ठ भूमि, इसमें घास के लिए पर्याप्त जल की मात्रा उपलब्ध होती है। और नंबर 4 है अच्छी भूमि, ये जो होती है वो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि होती है, लेकिन इसमें भूमि का रखरखाव, फसलों में क्रमण यानी फेरी, बदल बदल के उगाना, मेड़बंदी, जल उपयोग आदि की सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये प्रथम वर्ग की श्रेणी की भूमि है सघन कृषि उपयोग भूमि, अच्छी तथा सामान्य भूमि, श्रेष्ठ भूमि और अच्छी भूमि। नेक्स्ट है साधारण अच्छी भूमि। इस प्रकार की भूमि पर सीढ़ी नुमा आकृति के खेत बनाकर मिट्टी अपर्दन को
रोका जाता है। इससे मिट्टी उर्वर बनी रहती है और भूमि कुछ फसलों के लिए उपयुक्त रहती है। नंबर 6 है बहुत कुछ अच्छी भूमि। यह भूमि चारागाह के लिए उपयुक्त होती है, कुछ पड़त के रूप में रखकर, और फसलों के लिए ये अच्छी रहती है। नंबर 7 है चारागाह या वनीय भूमि। इस प्रकार की भूमि प्राय वनीय भूमि होती है, यानी वनीय क्षेत्र जो होता है यहाँ पर वो अधिक पाया जाता है। इस पर चारागाह भी विकसित हो जाते हैं और जिन पर पशुओं को चराया जाता है। यह एक प्रकार की खुली भूमि होती है। नंबर 8 है कुछ प्रतिबंधित वनीय भूमि। यह कुछ सीमित प्रतिबंधों के साथ चारागाह व वनीय भूमि होती है। तो पिछली स्लाइड में हमने 4 प्रकार ये पढ़े थे और नेक्स्ट इस स्लाइड में हमने 4 प्रकार ये पढ़े हैं। नेक्स्ट है अल्प प्रतिबंध रहित चारागाह या वानिकी भूमि। भूमि को क्षरण से बचाने के लिए तथा वनों की सुरक्षा के लिए कुछ सीमा तक प्रतिबंध लगाकर इसमें वानिकी का विकास किया जाता है। उसके बाद में है वन्य जीव एवं मनोरंजन हेतु उपयुक्त भूमि। यह भूमि वन्य जीवों के लिए अभयारण्य के रूप में विकसित की जाती है और इस प्रकार की यह भूमि मनोरंजन के लिए भी तैयार की जाती है। उसके बाद में है श्रेष्ठ भारी मिट्टी की भूमि। यह भूमि सीमित फसलों के लिए उपयुक्त होती है। दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं वर्ग प्रमुख साधारण श्रेणी की भूमि। इसमें है इस भूमि में प्राय सामान्य उत्पादन ही हो पाता है। इसमें है नंबर 1 साधारण हल्की मिट्टी भूमि, जिसमें इस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है और गहराई भी इसकी कम होती है। तो ये जो वर्ग है वो साधारण श्रेणी की भूमि के बारे में बात कर रहा है। दूसरा है साधारण व सार्वजनिक उपयोग की मिट्टी। इस मिट्टी में ढाल तीव्र होने से पानी अधिक तेजी से बहता है और कटाव भी कटता है, इसलिए मिट्टी छिछली हो जाती है। तीसरा वर्ग है प्रमुख निम्न श्रेणी की भूमि। यहाँ हम निम्न श्रेणी की भूमि के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें यह सीमित उत्पादन वाली भूमि होती है और अधिक प्रयास व साधन जुटाने पर भी यहाँ पर जो है उत्पादन की मात्रा बढ़ नहीं सकती। इस प्रकार की भूमि के 4 उपभाग मिलते हैं। इसमें नंबर 1 है निम्न श्रेणी की भारी मिट्टी वाली भूमि। यह सघन व चिकनी होती है, इसलिए इसकी जुताई जो होती है वो आसान नहीं होती है। नंबर 2 है निम्न श्रेणी की पहाड़ी भूमि। यह पर्वतीय अर्ध वनस्पति वाली भूमि होती है और इस पर खेती करना आसान नहीं होता। तीसरी है निम्न श्रेणी की हल्की मिट्टी। यह भूमि कंकड़ एवं बालू मिश्रित भूमि होती है, जिस पर कांटेदार झाड़ और पौधे ही होते हैं। नंबर 4 है निम्न श्रेणी की क्षार युक्त भूमि। यह भूमि जो होती है क्षार या लवण वाली होती है, इसलिए पौधे यहाँ पर विकसित नहीं हो पाते। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लवण या ऊसर वाली भूमि कहते हैं और ये खेती के लिए भी अनुपयुक्त होती है। इसी प्रकार का एक और वर्गीकरण स्मिथ द्वारा मिलता है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सहक्षमता भूमि वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो 8 प्रकार के माने गए हैं। इसमें नंबर 1 है अति उत्तम भूमि। ये वर्गीकरण जो दिया है वो स्मिथ ने दिया था 1961 में। इसमें पहला प्रकार है अति उत्तम भूमि, दूसरा है अच्छी भूमि, तीसरा है साधारण अच्छी भूमि, नंबर 4 है बहुत कुछ अच्छी भूमि, नंबर 5 है चारागाह या वन भूमि, नंबर 6 है चारागाह तथा वनोपयुक्त भूमि कुछ प्रतिबंधों सहित, और नंबर 7 है अल्प प्रतिबंध या प्रतिबंध रहित चारागाह या वानिकी, और नंबर 8 है वन्य जीव या मनोरंजन स्थल हेतु उपयुक्त भूमि। तो इस तरह से ये 8 प्रकार स्मिथ ने बताए हैं। अब हम बात कर रहे हैं कृषि प्रदेशों के आधार पर वर्गीकरण। इसमें कृषि भूमि का वर्गीकरण कृषि प्रदेशों के रूप में भी किया जाता रहा है
और इस व्यवस्था के अंतर्गत वर्गीकरण दो प्रमुख अध्ययन के आधार पर हो सकता है, जिसमें नंबर 1 है कृषि जलवायु प्रदेश और नंबर 2 है भूमि वर्गीकरण योजना। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है और इस स्लाइड पर पुस्तक संदर्भ दिया गया है कि यदि आप कृषि भूगोल से संबंधित किसी भी टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पुस्तक संदर्भ दिया गया है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसके दोनों वीडियो का जरूर अध्ययन करें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।